क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि पहला भारत नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव आयोजित कब किया गया? तो इसका आयोजन जो हुआ 5 नवंबर को। दूसरा प्रश्न, बांग्लादेश और किस देश के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास कराट बांग्लादेश 2020 शुरू हुआ है? ये अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। तीसरा प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री कॉन्टे के बीच वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? और ये इटली के प्रधानमंत्री हैं। चौथा प्रश्न है कि सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे किस देश की सेना के जनरल की मानक उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है? तो ये नेपाल की सेना के। पांचवा प्रश्न कि बुल स्ट्राइक नामक तीनों सेनाओं का 3 दिवसीय संयुक्त सेवा अभ्यास कहां आयोजित हुआ? तो इसका जो आयोजन हो रहा है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हो रहा है। छठवां प्रश्न है कि पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से अलग होने वाला या बाहर जाने वाला देश कौन सा बन गया है? तो ये बना है अमेरिका। सातवां प्रश्न के सिस्का ग्रुप ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये राजकुमार राव है। आठवां प्रश्न के नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर कौन सा कार्टून कॉमिक्स कैरेक्टर बना है? और ये चाचा चौधरी है। नवा प्रश्न के कहां स्थित ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबा कोरल रीफ खोजा गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया। और 10वां प्रश्न है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये ज्ञानेंद्रो निंगोम बने हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। पहला प्रश्न कि इसरो ने पृथ्वी का अध्ययन करने में सक्षम किस उपग्रह समेत 10 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? और इस उपग्रह का नाम है EOS-1, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो है, उसने पृथ्वी का अध्ययन करने में सक्षम, और ये आपको बता दूं हर मौसम में ये पृथ्वी का अध्ययन कर सकता है। एक उपग्रह नाम है EOS-1, इसको शक्तिशाली रॉकेट PSLV C49 इसके जरिए सफलतापूर्वक प्रक्षेपण इसका किया गया है। इसके अलावा अमेरिका के 4 उपग्रह, लग्जमबर्ग के 4 उपग्रह, लिथुआनिया का 1 उपग्रह सहित 9 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। अब इनमें से कई सारे निजी कंपनियों के उपग्रह हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका में तो नासा है, फिर अमेरिका हमसे क्यों आखिर ये उपग्रहों का प्रक्षेपण करवाता है? एक्चुअल में भारत का जो इसरो है वो पूरी दुनिया में विख्यात है अपनी कम पैसा खर्च करने के लिए, राइट, अपनी मितव्ययिता के लिए। तो जितने रुपए में वहां का छोड़ा जाता है, अमेरिका वगैरह या दूसरे देश की एजेंसी, चाइना वगैरह की, रशिया की उपग्रह प्रक्षेपित करती है, उससे बहुत कम कीमत में भारत उपग्रह को प्रक्षेपित कर देता है। तो ऐसे में भारत को ये एडवांटेज हो जाता है कि अमेरिका जैसे देश की कंपनियां भी भारत से अपने उपग्रहों को प्रक्षेपित करवाती हैं। उपग्रह EOS-01 हर मौसम में पृथ्वी का अध्ययन करने में सक्षम है। तो ये हमारी अंतरिक्ष में आंख जैसा आप इसे कह सकते हैं। बात करेंगे इसरो की, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। इसरो, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, और मुख्यालय इसका जो है बेंगलुरु में है। अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान है, जिनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। हाल ही में एटा तूफान कहां टकराया है? ये एटा तूफान जो है, इसको जहां टकराया वहां कहते हैं हरिकेन। अब अगर आपने जीके पढ़ा होगा तो हरिकेन कहा जाता है अमेरिकी क्षेत्र में, तो मध्य अमेरिका में ये टकराया है। याद रखिएगा, यूएसए की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं अमेरिका महाद्वीप की, राइट, अमेरिका द्वीप की। तो इसकी डिटेल लिख लीजिए क्या है, सेंट्रल अमेरिका कहां पर है? तो मध्य अमेरिका से एटा तूफान 3 नवंबर को निकारागुआ, ये एक देश का नाम है, यहाँ 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार की श्रेणी 4 का तूफान होता है, इसके रूप में टकराया है। और निकारागुआ, होंडुरास, ग्वाटेमाल, कोस्टारिका, ये चारों सबके सब देश है। इनके चारों तेज हवाओं और बारिश ने घरों, सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचाया। 100 से ज्यादा लोगों की अभी तक इसमें मृत्यु हो चुकी है। बात पिछले करंट अफेयर की और दूसरे तूफानों की करें उससे पहले मैं आपको मध्य अमेरिका लिए चलता हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर दिख पा रहे हैं, हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर मध्य अमेरिका जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में। एक्चुअल में मध्य अमेरिका भारत के जस्ट पीछे, तो पूर्व पश्चिम किधर भी जाएं आप पहुंचेंगे मध्य अमेरिका है। यहाँ पर आप देखेंगे ये नॉर्थ अमेरिका है, ये वाला जो हिस्सा कहलाता है ये नॉर्थ अमेरिका कहलाता है। नीचे वाला हिस्सा जो साउथ अमेरिका कहलाता है। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ये जो जगह है ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है मध्य अमेरिका। अब मध्य अमेरिका में आप देखेंगे वो देश जहां पर ये तूफान टकराया है, ये निकारागुआ है, ये होंडुरास है, ये कोस्टारिका है, राइट। तो आपको ये याद रखना है कि इनसे, और ये ग्वाटेमाल है, राइट, तो इनसे ये टकराया है। इसके इन देशों के, मध्य अमेरिका के देशों की अगर आप पूर्वी तरफ देखेंगे तो ये कैरेबियन सागर है, राइट, ये कैरेबियन कंट्रीज है, कैरेबियन कंट्रीज, और इन मध्य अमेरिकी देशों के बीच में कैरेबियन सागर है। जबकि इस तरफ देखेंगे तो ये प्रशांत महासागर है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न है, उससे पहले पिछले करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि फिलीपींस के लोजोन द्वीप के विकोल क्षेत्र में चक्रवाती तूफान गोनी ने दस्तक दी है। तो गोनी आप याद रखेंगे कहां पर आया है, तो फिलीपींस में। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में विजेता रहे हैं जो बिडेन, ये किस पार्टी के उम्मीदवार थे? तो जो बिडेन जो है वो है डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पद की ओर से उम्मीदवार, पार्टी की ओर से, एक्चुअल में ये पार्टी है, पार्टी की ओर से उम्मीदवार जो बिडेन, ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने की दौड़ में रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने मात दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में राष्ट्रपति हैं और ये लगातार बात कह रहा है, काफी नाटकीय चीजें देखने को मिल सकती है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के विपक्ष के जो नेता हैं, उन सब ने जो बिडेन को और कमला हैरिस को बधाई दे दी है। याद रखिएगा ये उपराष्ट्रपति थे जब बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे, उनके प्रशासन में ये उस समय उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। जो बिडेन ने 270 इलेक्टोरल वोट्स का जो आंकड़ा है उसको प्राप्त कर लिया है, उससे आगे करीब 284 वोट्स इनके द्वारा जीते गए हैं। बिडेन जो है 78 साल की उम्र है इनकी और अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति ये बन गए हैं, ये आपको याद रखना है। और साथ ही भारतीय मूल की जो कमला हैरिस है, इनकी माताजी की तरफ से ये भारतीय मूल से हैं, तो कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति भी बनने वाली हैं एक्चुअल में। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति अभी भी डोनाल्ड ट्रंप है, जनवरी में उनका एक दिन फिक्स होता है 2021 में, तब ये नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे, तब मैं आपको बता दूंगा कि ये राष्ट्रपति बन गए हैं। मुद्रा यहाँ की अमेरिकी डॉलर है। अब मैप में मैं आपको अमेरिका लिए चलता हूँ, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको अमेरिका जाना है तो अमेरिका के लिए आपको पश्चिम में मूव करेंगे और भारत के जस्ट पीछे आप नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसमें देखेंगे ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, राइट। इसके अंदर 50 राज्य हैं और इसकी राजधानी आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये वॉशिंगटन डीसी है जो इसकी राजधानी है। अब इन राज्यों में आप देखेंगे एक राज्य इनका इस तरफ अलास्का है, जो इन्होंने रशिया से खरीदा था, ये आपको याद रखना है। और ऊपर इसकी सीमा कनाडा के साथ में और नीचे इसकी सीमा मैक्सिको के साथ में लगती है। और इस तरफ आप देखेंगे तो अटलांटिक महासागर है और इस तरफ आप देखेंगे तो प्रशांत महासागर है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने आया, उससे पहले जो पिछले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नियुक्त हैं उनकी भी बात कर लेता हूं। तो तंजानिया के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं जॉन मागुफुली, ये फिर से चुनाव जीत गए हैं। इसके अलावा आइवरी कोस्ट का निर्वाचन आयोग ने जो राष्ट्रपति है वहां पर अल्साने ओटारा, उनके 94.27% वोट के साथ लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने की घोषणा की है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन, इनकी पार्टी ने चुनाव जीता है। और बेल्जियम के जो वित्त मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं अलेक्जेंडर डी क्रू, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। जापान में योशिहिदे सुगा नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि किसने मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली है। तो मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए थे यशवर्धन कुमार सिन्हा और अब इन्होंने शपथ ले ली है, यानी कि अभी इस पद पर आसीन हो गए हैं। सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा, और ये जो है मुख्य सूचना आयुक्त के पद की इन्होंने शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इनको अपने पद की शपथ दिलाई। ये पूर्व राजनयिक रहे हैं, यानी कि भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं और जनवरी से चुनाव आयुक्त के पद पर काम कर रहे थे। याद रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे, चुनाव आयुक्त थे, राइट। और मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर उनका कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का होगा। बात करेंगे पिछले करंट अफेयर की और नियुक्तियों की, तो राजेश्वर राव आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर जनरल बनाए गए हैं। दिनेश कुमार खारा एसबीआई के चेयरमैन बनाए गए हैं। एसबीआई ने चरणजीत अत्रा को अपना सीएफओ बनाया है। एस कृष्णन पंजाब सिंध बैंक के एमडी और सीईओ, वीके यादव रेलवे बोर्ड के सीईओ और अश्विन भाटिया को एसबीआई लिमिटेड की तरफ से प्रबंध निदेशक यानी एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। बात 5वें प्रश्न की होगी कि सभी 4 पहिया वाहनों में कब से फास्ट टैग को अनिवार्य कर दिया गया है, और ये अनिवार्य किया गया जनवरी 2021 से, यानी कि ये ऑप्शन तल है। इस मंत्रालय के मंत्री, याद रखिए, मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है और इस अधिसूचना जारी करने के तहत सभी 4 पहिया वाहनों के लिए 1 जनवरी 2021 से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। और ये सभी पुराने वाहनों और 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए मोटर वाहनों की एम और एन श्रेणियों पर लागू होगा। मतलब कुल मिलाकर सभी 4 पहिया वाहनों के लिए अब फास्टैग अनिवार्य हो गया है। अब अनिवार्य कर दिया गया है कि परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण बिना फास्टैग के
नहीं होगा, यानी फास्टैग लगाने के बाद ही अब फिटनेस प्रमाण पत्रों को रिन्यू किया जाएगा। पहले आपने सुना था कि फास्टैग अनिवार्य किया गया है, तो पहले सभी नए वाहनों में फास्टैग को अनिवार्य किया गया था, नए वाहन जो खरीदे जाएंगे, अब सभी वाहनों के लिए इसको अनिवार्य कर दिया गया है। बात छठवें प्रश्न की होगी कि 2 दिवसीय संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच ये कहां आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो हो रहा है उड़ीसा के पारादीप तट पर हो रहा है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो ओडिशा का पारादीप तट, इस पर 2 दिन तक चलने वाला संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच ये आरंभ हो गया है और यह अभ्यास उड़ीसा की राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है कि सेनाओं के द्वारा 26/11 का जो मुंबई में अटैक हुआ था उस प्रकार के हमलों को रोकने के लिए अभ्यास किया जा रहा है और इसमें भाग ले रही है भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, उड़ीसा की पुलिस, स्थानीय मछुआरे, वन विभाग और बंदरगाह समुद्री विभाग सहित 10 से अधिक संयुक्त विभाग इस संयुक्त अभ्यास में शामिल हैं। बात पिछले करंट अफेयर में दूसरे अभ्यासों की करें तो अंडमान निकोबार कमान ने टेरेसा द्वीप में बुल स्ट्राइक नाम का एक 3 दिवसीय संयुक्त सेवा अभ्यास का आयोजन कर रहा है। उसके अलावा मालाबार अभ्यास का पहला चरण अभी पूरा हुआ है हाल ही में 6 नवंबर को, और इसमें 4 देश क्वाड देश कहा जाता है वो शामिल थे, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है वो 7 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो भारत में हर साल 7 नवंबर को कैंसर के लक्षणों और उपचारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और इस दिन को पहली बार मनाया गया था 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। उस समय के स्वास्थ्य मंत्री थे, अभी जो हर्षवर्धन जी हैं वो स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। ये दिन वैज्ञानिक मेरी क्यूरी इनकी जयंती का दिन है और इनको 1903 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि भारत और किस देश के बीच में 5वां संयुक्त कार्य समूह वर्चुअली आयोजित किया गया, और ये हुआ भारत और इंडोनेशिया के बीच में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो 5 नवंबर 2020 को भारत इंडोनेशिया के बीच में कोयला पर 5वां संयुक्त कार्य समूह की बैठक वर्चुअली आयोजित हुई और इस बैठक के दौरान दोनों देशों ने भारतीय कोयला नीति सुधारों, भारत में कोयले के वाणिज्यिक खनन और कोयला उत्खनन पर चर्चा की है। भारत क्या चाहता है? भारत इंडोनेशिया से चाहता है कि वो और ज्यादा कोयले का आयात करे, क्योंकि सितंबर 2020 में इंडोनेशिया में कोयले की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है और भारत वहां से सस्ता कोयला आयात करना चाहता है। इंडोनेशिया है जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। और अभी भारत में वर्तमान में जिस देश से सबसे ज्यादा कोयला हम खरीदते हैं वो है साउथ अफ्रीका, ये भी आप याद रखेंगे। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार है, उत्पादन नहीं हो रहा, भंडार हो रहा है, ये आपको याद रखना है। बात इंडोनेशिया की करेंगे, यहाँ की राजधानी जकार्ता है, राष्ट्रपति जोको विडोडो है, मुद्रा यहाँ की इंडोनेशियाई रुपया है। मैप में मैं आपको अब इंडोनेशिया लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको इंडोनेशिया जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा पूर्व की तरफ या दक्षिण पूर्व की तरफ। तो ये आपको जो देश दिखाई दे रहा है पिंक कलर का, ये इंडोनेशिया है। ये एक्चुअल में काफी सारे दुनिया के सबसे बड़े देशों में से है जिसमें सबसे ज्यादा द्वीप है, यहाँ पर आप देखेंगे, और दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश भी इंडोनेशिया है। तो इसकी राजधानी आप देखेंगे, ये जकार्ता जो है ये इसकी राजधानी है, जावा द्वीप पर एक्चुअल में ये है, राइट। इसके काफी सारे द्वीप है, जैसे सुमात्रा द्वीप है, ये जावा द्वीप है, ये बोर्नियो है, यहाँ पर आप देखेंगे बाली है, राइट। तो इसी प्रकार से काफी सारे द्वीप है छोटे छोटे यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी इसकी राजधानी जकार्ता है, लेकिन इसकी राजधानी को अब चेंज करके कहां पर, ये इंडोनेशिया का बोर्नियो द्वीप जो है इस पर चेंज किया जा रहा है, क्योंकि ये यहाँ की राजधानी समुद्र में डूब रही है धीरे धीरे करके। अब देखेंगे इसके आसपास कौन कौन से देश हैं। तो इंडोनेशिया के ऊपर देखेंगे तो मलेशिया है, मलेशिया आधा हिस्सा मलेशिया का इस तरफ है, आधा हिस्सा मलेशिया का यहाँ है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इस तरफ देखेंगे तो ये मलेशिया के इंडोनेशिया के साथ में ये ईस्ट तिमोर, ये एक देश है, ये लगा हुआ है। इस तरफ और आगे जाएंगे तो इसके साथ में पापुआ न्यू गिनी ये लगा हुआ है, ये भी इंडोनेशिया का ही हिस्सा है। तो पापुआ न्यू गिनी ये भी लगा हुआ है, ये आप याद रखेंगे, राइट। तो ये काफी सारे द्वीप है, ये आप याद रखेंगे। और नीचे देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया लगा हुआ है। इस तरफ देखेंगे तो भारत का कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, राइट। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न नवा है कि शक्तिकांत दास ने
किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सेंट्रल बैंकों के गवर्नरों के समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की है? और ये बैठक सार्क देशों के गवर्नर जनरलों की हुई थी, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, इनकी अध्यक्षता में सार्क फाइनेंस गवर्नेंस समूह की 40वीं बैठक वर्चुअली आयोजित हुई और इस बैठक में सार्क केंद्रीय बैंकों के गवर्नर शामिल हुए थे। इस बैठक के दौरान शक्तिकांत दास जी जो है एक सीमित यूजर समूह सुरक्षित संचार नेटवर्क सार्क फाइनेंस सिंक का भी इनके द्वारा उद्घाटन किया गया। बात करेंगे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि हिंदी में दक्षिस, इंग्लिश में सार्क की। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। मुख्यालय इसका काठमांडू है। सदस्य देशों में भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, मालदीव है, भूटान है और 2007 में इसमें अफगानिस्तान भी शामिल कर लिया गया है। बात करेंगे अब 10वें प्रश्न की कि किसने पहली बार पहली बार हमारी आकाशगंगा में रेडियो विस्फोट का पता लगाया है? और रेडियो विस्फोट का पता लगाया है नासा ने, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। क्या है ये रेडियो विस्फोट, इसकी जानकारी ले लीजिए। तो नासा ने हाल ही में बताया कि उसने अप्रैल 2020 में मिल्की वे यानी कि जो हमारी आकाशगंगा है, दुग्ध मेखला हिंदी में कहते हैं, इसमें रेडियो सिग्नल्स और एक्सरे का मिश्रण देखा और उसके आधार पर सूचना दी कि फास्ट रेडियो बर्स्ट की स्पॉटिंग की सूचना दी कि मतलब यहाँ पर हमारी आकाशगंगा में एक जगह पर एक रेडियो बर्स्ट हुआ है, रेडियो धमाका टाइप का हुआ है और इसका पता CHIMA टेलीस्कोप, ये कहां पर लगा है? तो ये कनाडा में लगा है, ये आपको याद रखना है। इस टेलीस्कोप के द्वारा इसका पता लगाया गया है और अप्रैल 2020 में मिल्की वे गैलेक्सी में देखा गया फास्ट रेडियो बर्स्ट एक शक्तिशाली न्यूट्रॉन स्टार से था, एक न्यूट्रॉन स्टार के फटने से, और इसे मैग्नेटर कहा जाता है और ये वेलपेकुला तारामंडल है, उस तारामंडल में स्थित है। बात करेंगे अब हम पिछले करंट अफेयर की नासा के और कारनामों की। तो नासा ने एक अंतरिक्ष यान ओसिरिस रेक्स, ये पृथ्वी से करीब 10 करोड़ मील से दूर चक्कर काट रहा है क्षुद्र ग्रह बेनू, इसके नमूने इकट्ठे किए हैं। इसके अलावा नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेल्यूलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया का चयन किया गया है। ये था हमारा पूरा वीडियो। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस राज्य स्थित हिमालय की लाहौल घाटी में हींग की खेती शुरू की गई है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन सही है। आप में से काफी सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। और आज के प्रश्न का उत्तर भी देना मत भूलिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि कौन सा राज्य कृषि कानून को नहीं लागू करने वाला यानी खारिज करने वाला पहला राज्य बन गया? अभी हाल ही में 3 कृषि कानून लागू हुए थे, उनमें से किस राज्य ने फैसला किया है कि वो अपने राज्य को लागू नहीं करेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।